बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली या मुक़ल्लिबल क़ुलूबि सब्बित क़ल्बी अला दीनिक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग खैर आफियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, खूब खूब रहमतें और बरकतें आप पर नाजिल फरमाए, आमीन। हमने यस्टरडे की क्लास में 3 क्वेश्चंस के आंसर्स और 3 क्वेश्चंस के आंसर्स को वेरीफाई कर लिया था। So today we are going to discuss question 5b, and then inshallah we will try to discuss or solve another question and something different inshallah. So SLO 6 question number 10 discuss करना है, but before discussing question number 5. Okay. अच्छा, मुझे अगर आप सबको मेरी आवाज़ आ रही है तो मैं चंद बच्चों के नाम ले रहा हूँ, ये लोग अपने हैंड रेस करेंगे जिनको मैं कह रहा हूँ, ठीक है? तो पहले मैं अच्छा एक सेकंड और भी रुक जाऊँ साथ। हम हैं क्लास में? जी बिल्कुल हैं, सही है, ठीक है। अच्छा, अब मैं जिन बच्चों के नाम लेते जाऊँगा वो लोग मुझे साथ साथ जो है लाजमी हैंड रेस करेंगे, मैंने अर्ज किया, ठीक है? अयान है क्लास में तो हैंड रेस कर लें, फरजान हैंड रेस करें, हमना, महक आदिल हैं तो हैंड रेस करें, मोहम्मद शुएब हैं तो हैंड रेस करें, मोहम्मद हरमैन हैंड रेस करें, मशहूद हैंड रेस करें, रविया, रिदा, साहिल, शाज, शीज़ा, अब्दुल्ला शाहिद, सैयदा मनाहिल, सैयदा मनाहिल आसिम जी, और सैयद अब्दुल्ला शाहिद और तनीशा। ये स्टूडेंट्स अगर क्लास में मौजूद हैं तो हैंड रेस कर लें ज़रा प्लीज़। फरमैन, मशहूद, शीज़ा, शाज और तनीशा क्लास में मौजूद हैं, इसका मतलब है बाकी लोग क्लास में मौजूद नहीं हैं। अब्दुल्ला शाहिद साहब भी क्लास में नहीं है। अब आप एक एक करके रिप्लाई करते जाएं कि हरमैन साहब आप रिप्लाई करेंगे, उसके बाद आप हैंड डाउन करेंगे कि असाइनमेंट के लिए क्या मैं आपके पेरेंट्स को कॉल करके बोलूं तो आप कर देंगे असाइनमेंट? मशहूद साहब आप भी रिप्लाई करें और मुझे बताएं आखिर मसला क्या है, असाइनमेंट के लिए क्या प्रॉब्लम है, तकलीफ़ क्या है आखिर, वो मुझे रिप्लाई करने के बाद हैंड डाउन कीजिएगा, वरना मैं आप लोगों को रिमूव कर दूंगा मीटिंग से। वालेकुम अस्सलाम। सर वो मैंने असाइनमेंट कर लिख तो के लिया है, भेजें, मतलब लिख रजिस्टर में हुआ मैंने लिख के भेजें, लिख मैंने के। मशहूद लिख के भेजें। जी शीज़ा आप भी बताएं लिख कर क्या मसला है। शाह साहब आप भी लिख के बताएं, तनिषा आप भी लिख के बताएं असाइनमेंट में आखिर प्रॉब्लम क्या है। फरजान आप क्लास में हैं, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? नहीं, आज क्यों कर लोगे, आज भी क्या ज़रूरत है हरमैन करने की, छोड़ो यार, क्या ज़रूरत है काम करने की, पढ़ने वढ़ने की। तुम इतने अच्छे इंसान होकर एकदम तुम्हारे अंदर को चेंज आया, अब क्या मसला हुआ यार, पढ़ाई को क्यों छोड़ दिया आपने? मेरी जिम्मेदारी तो नहीं है ना ये तनीषा, आप आउट ऑफ सिटी हैं तो मेरा क्या कसूर है? मैंने तो नहीं बोला था कि आप आउट ऑफ सिटी जाएं। तो टर्न इन करने के लिए मशहूद साहब एक बंदा रख लेते हैं, वो कर देगा। शाह साहब हैंडेड इन कौन करेगा, मेरी जिम्मेदारी है, मतलब वाइस प्रिंसिपल मुझसे पूछ रही है कि आपके स्टूडेंट्स ने असाइनमेंट क्यों नहीं किया अभी तक, तो मैं क्या बोलूं कि वो लोग अभी हैंडेड इन करना भूल गए?
वो लोग तो हैंडेड इन देख रहे हैं ना। तनिषा ये, अच्छा शीजा, तो बेटा आप पिक्चर्स लेके अपलोड कर दीजिए कम से कम अपने काम की। मोबाइल से भी हो जाता है ये काम, आप क्लास भी तो मोबाइल से ले रही हैं, मोबाइल से भी हो जाता है, काम कर लें किसी तरह तो करें आप। मोबाइल से नहीं होता। पीसी से क्लास लेती हैं तो पीसी से तो फिर आराम से अपलोड हो जाना चाहिए ना, फिर मसला क्या है। फरजान आपको मेरी आवाज आ रही है? अनम्यूट करें अपना माइक। ठीक है, पढ़ लिया मैंने। हरमान साहब आप काम मत कीजिएगा, सही है ना? मतलब मैं रोजाना आप लोगों को 10-10 मिनट सिर्फ इसी चीज में जाया करूं, ये मेरा काम रह गया है। फरजान, आर यू देयर? आयान क्लास में क्या लेट ज्वाइन किया है आपने आयान? ठीक है, फिर अगर आयान साहब और ये फरजान साहब दोनों सो रहे हैं तो फिर मैं दोनों को, हाँ तो भाई अनम्यूट करें ज़रा प्लीज़ यार। आप लोगों ने मतलब मुझे टफ टाइम देने का क्या सोचा हुआ है? आप लोगों के मज़े आ रहे हैं, आप लोग घर पे बैठे हैं तो काम नहीं करेंगे। आयान साहब अनम्यूट करें अपने माइक को। आप लोग हैंड डाउन कर दें, बाकी सब लोग, शुक्रिया। जी सर। सर ये होमवर्क कब कंप्लीट होगा, असाइनमेंट कब कंप्लीट होगा? असाइनमेंट दिए हुए कितने दिन हो गए मुझे? मैं आपके पेरेंट्स को फ़ोन करके बोलूं फिर करेंगे असाइनमेंट आप? ये सर आज कर लूंगा। नहीं आज क्यों कर लेंगे आप? असाइनमेंट ड्यू कब था आप पे? किस दिन की ड्यू डेट क्या थी उसकी? बताइए मुझे, ड्यू डेट क्या थी? आपने देखा असाइनमेंट है क्या, चेक किया आपने? जी सर, आपने कुछ क्वेश्चंस दिए हैं। तो बेटा इस तरह गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा नहीं करें ना, आप अच्छे बच्चे हो के आप इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। अगर आप लोग ऐसे करेंगे तो फिर बाकी लोग क्या करेंगे क्लास में? प्लीज मुझे मुझे ना इस तरह का मौका मत दिया करें। मुझे इस टून में बात करके ना खुद से तकलीफ होती है, मतलब मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि मैं आपसे इस टून में बात करूं। सर आज तक हो जाएगा। देखता हूं मैं, शुक्रिया आपका बहुत बहुत। फरजान आपको मैं क्लास से रिमूव कर रहा हूं क्योंकि ना आप माइक अनम्यूट कर रहे हैं और ना आप कोई जवाब दे रहे हैं मेरे सवाल का। तो फिर क्लास में लॉग इन करके अगर आपने सोना है तो फिर आप सोइए आराम से, ठीक है? मैं आपको जो है रिमूव कर रहा हूं क्लास से क्योंकि आप रिप्लाई नहीं कर रहे हैं, मतलब आपने अजीब मजाक बनाया हुआ है क्लास को तफरी के लिए। अनम्यूट करें अपने माइक को फरजान। मेरा ख्याल है मैं फरजान की मदर से ही बात कर लूं, बेहतर है फरजान से बात करने के। भाई तुम सुन सकते हो प्रॉपरली, मुझे भी पता है, मैं आपसे अनम्यूट करने को कह रहा हूं। कैन यू अनम्यूट योर माइक प्लीज? फरजान तुम मेरी क्लास का टाइम वेस्ट कर रहे हो और कुछ नहीं कर रहे हो। ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 जो है ना, फरजान इफ यू कैन हेयर प्रॉपरली सो प्लीज आस्क योर मदर टू कॉल मी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज। ओके बच्चों, सबके माइक ठीक है ना? किसी बच्चे का माइक खराब तो नहीं है? जिस बच्चे का माइक खराब है उसे वो हैंड रेस करे और कोई भी ना करे। किसी बच्चे का माइक खराब तो नहीं है ना? सब बच्चों के माइक ठीक हैं? तनिषा माइक खराब है आपका? अगर ये कल तक ठीक नहीं हुआ ना तो फिर आप जिम्मेदार होंगी। मैं आपकी एब्सेंट भी मार्क करूंगा और मैं बिल्कुल कुछ नहीं पढ़ाऊंगा आप लोगों को, मैं रिमूव करूंगा आपको मीटिंग से। जिस जिस बच्चे का माइक खराब है मैं कहूंगा आपने फौरन अनम्यूट करना माइक बस।
आप सब चीजें कर सकते हैं, लेकिन पढ़ाई के लिए आप लोग बिल्कुल पीछे हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 का आपने केस 1 अटेम्प्ट किया। इसमें आपने कैपिटल एट स्टार्ट गिवन था, दैट वाज ₹1,20,000 और ईयर एंड पर लायबिलिटी 50, एसेट्स 220, कैपिटल एट एंड 1,70,000। ठीक है, तो अब जरा मेरा साथ दें, मुझे जल्दी जल्दी बताते जाएं ताकि मैं वैल्यूज लिखकर फिर नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट कर सकूं। आप सब लोगों ने केस 1 के मुताबिक जो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस बनाया, उसमें आपने अनएडजस्टेड प्रॉफिट और लॉस कितना निकाला बताएं। अनएडजस्टेड 0। वाओ, ग्रेट, क्या बात है भाई। ठीक है जी, मान ली आपकी बात मैंने। आपने 1,70,000 में ड्राइंग की अमाउंट, जो कि है ही नहीं आज क्वेश्चन में। ड्राइंग है क्वेश्चन में आज? बताइए, ड्राइंग है क्वेश्चन में बच्चों? नो, वेरी गुड, एक्सीलेंट, ड्राइंग नहीं है। तो आपने 1,70,000 कैपिटल एट एंड को ही टोटल कैपिटल कहा, इसमें से लेस किया। क्या क्या लेस किया? एडिशनल इन्वेस्टमेंट 50,000 और 1,20,000 कैपिटल एट स्टार्ट, दोनों मिला के बने 170। 170 माइनस 170, जवाब आया 0। अरमान आपने 100 इन कर दिया, असाइनमेंट कर दिया। और फिर फाइनली आपने जनाबे अली लेस किया इसमें से रेंट एक्सपेंस विच इज अमाउंटेड ₹25,000। सो फाइनली ओके 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 ओके, ठीक है जी। नेट लॉस 25,000 सबने बता दिया, तो बहुत अच्छी बात, शुक्रिया, खुश रहिए, हंसते मुस्कुराते रहिए। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद सेकंड केस के मुताबिक आप लोगों ने 1,70,000 कैपिटल एट एंड, ड्राइंग इसमें है इस बार 15,000 कैश और 5,000 की मर्चेंडाइज पर्सनल यूज के लिए। इसका मतलब है 20,000 रुपीज आपने ड्राइंग की अमाउंट ऐड की 1,70,000 में। 1,90,000 हो गया टोटल कैपिटल लेस एडिशनल इन्वेस्टमेंट 30 एंड 1,20,000 कैपिटल एट स्टार्ट, तो 150 माइनस कर दिया आपने, और कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। अनएडजस्टेड प्रॉफिट ही आज हमारा नेट प्रॉफिट है, एग्री? अनएडजस्टेड प्रॉफिट ही आज हमारा नेट प्रॉफिट है, एग्री? शुक्रिया, 40,000 रुपीज, एक्सीलेंट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 10। अच्छा, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि हमने सबसे पहला क्वेश्चन कौन सा अटेम्प्ट किया है प्लीज? क्वेश्चन नंबर 7 सबसे पहला जो मैंने लिख के करवाया है खुद। 25 तो होमवर्क था ना बच्चों, 25 तो होमवर्क था, 7 हमने करवाया। ओके, थैंक यू। अच्छा, अगर क्वेश्चन 7 मैंने करवाया है तो क्वेश्चन 7 में हमने पढ़ा था यहां तक, एडजस्टेड नेट प्रॉफिट निकाला था, सही है? ओके, क्वेश्चन 7 में क्या क्वेश्चन 7 में स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाना था? जी हाँ, बिल्कुल बनाना था। ठीक है, अच्छा, तो एक काम करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 का हम बनाते हैं क्या, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 10 अटेम्प्ट करेंगे, और क्वेश्चन 10 में मुझे एक छोटी सी बात बतानी है, बाकी सारा काम आप करेंगे, राइट? यूनिट 1 है, टाइम हमारे पास बचा है 25 मिनट्स, मुकाबला बहुत सख्त है। ठीक है, आपने मेरा भरपूर साथ देना है, मेरी तरफ से 100% परमिशन है। जहां आपका दिल चाहे, जिस जगह दिल चाहे, अनम्यूट करके माइक आप मुझसे बात कर सकते हैं और बोल सकते हैं सर ये बात समझ नहीं है। अदरवाइज मैं आज थोड़ा सा तेज चलने की कोशिश करूंगा, देखते हैं कि मैं कामयाब होता हूं या नहीं। ठीक है, कामयाब करने वाले आप ही हैं मुझे, मैं अकेले से कामयाब नहीं हो सकता, मुझे इतना पता है, राइट? तो क्वेश्चन नंबर 10 का स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, सॉरी क्वेश्चन नंबर 7 का स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स हम बना लेते हैं पहले कोशिश करके। ठीक है, साथ आपने देना है मेरा भरपूर। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाने के लिए सबसे पहले आप लोग लिखेंगे बिजनेस का नाम, जो कि क्वेश्चन में गिवन नहीं है। तो पहली लाइन में आया डैश डैश फॉर्म, लिख के काम कर रहे हैं सब बच्चे। मैं किसी से भी काम की पिक्चर लेकर शेयर करने को कह सकता हूं, सही है? या आप अपना कैमरा ऑन करके अपने काम को शो करेंगे, तो इसलिए काम लिख कर कीजिएगा साथ साथ, राइट? आपने लिखा डैश डैश फॉर्म, सेकंड लाइन में आपने लिखा स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स,
थर्ड लाइन में आपने लिखा एज ऑन दिसंबर 31, 2001। ये 3 लाइनें लिखने के बाद वाई लिख दीजिएगा चैट बॉक्स में। ये 3 लाइनें लिखने के बाद वाई लिख दीजिए चैट बॉक्स में। शुक्रिया। आई थिंक मेजॉरिटी ये 3 लाइनें लिख चुकी है। अब आपने लेफ्ट साइड पर, सही है, अब आपकी मर्जी, आप टी फॉर्म में बैलेंस शीट बनाए, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाए यानी आमने सामने, या रिपोर्ट फॉर्म में, ये तो मैटर ही नहीं करता। हाँ, क्योंकि डेटा बहुत छोटा सा होता है, कम होता है, तो हम रिपोर्ट फॉर्म के बजाय टी फॉर्म में बना लेते हैं, राइट। तो लेफ्ट पे आपने हेडिंग डाली क्या, एसेट्स, ठीक है। अच्छा, अब ये आपके सामने स्टेटमेंट ऑफ अफेयर लेकर भी आ जाते हैं। ये एसेट्स की हेडिंग आ गई, मैंने रिपोर्ट फॉर्म में बनाई हुई है। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स आप आमने सामने बना सकते हैं बेफिक्र होकर, ठीक है। एसेट्स में अब सबसे पहले क्या लिखना है, एसेट्स में आप जानते हैं सबसे पहले क्या लिखते हैं, इत्तेफाक से हेडिंग नजर आ गई है आपको, नॉन करंट एसेट्स। लेकिन नॉन करंट एसेट की हेडिंग डालने से पहले मेक श्योर कि आपके पास क्वेश्चन में नॉन करंट एसेट है भी या नहीं, चेक करें। क्या आपको पता है ये सारे बैलेंसेस किस दिन हैं? डू यू रिमेंबर ये सारे बैलेंसेस किस दिन है बच्चों? ये सारे बैलेंसेस किस दिन है? ईयर एंड पर। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह, खुश रहिए। तो क्या मैं सबसे पहले कैश लिख दूं? अगर मैं क्लासिफाइड नहीं बनाऊंगा, जी हफ्सा बोलिए प्लीज, जल्दी से, शाबाश, जल्दी से मेरा बेटा। हफ्सा, अगर आपको सवाल करना चाह रही हैं तो प्लीज कर लें, आपने हैंड रेस किया था। अच्छा, और अमल क्लास में है। अमल, आपका असाइनमेंट कंप्लीट हुआ है? अच्छा, ओके हफ्सा। अमल, आपने असाइनमेंट कंप्लीट कर लिया? और मनाहिल, सैयदा मनाहिल ने असाइनमेंट कंप्लीट किया है? नहीं, सैयदा मनाहिल और अमल ने तो मेरा ख्याल है अमल ने कर लिया है, मनाहिल ने नहीं किया। सैयदा मनाहिल, आपने असाइनमेंट कंप्लीट नहीं किया ना? और आपने क्लास को ज्वाइन भी देर से किया है। मैं जब सब बच्चों से बात कर चुका हूँ, शीजा और शाज और बहुत सारे बच्चों से, इन सब के असाइनमेंट कंप्लीट नहीं थे। तो जब आपका भी नाम मैंने कॉल किया था, लेकिन आप क्लास में थी नहीं। मनाइल, आप मुझे सुन सकती हैं, रिप्लाई कर सकती हैं मेरी किसी बात का? सैयदा मनाहिल, आप मुझे सुन रही हैं? मेरा ख्याल है मनाहिल क्लास में नहीं है। सैयदा अमल, आप मुझे कंफर्म कर सकती हैं कि मनाहिल को मेरी आवाज आ रही है, या फिर आपके सामने नहीं है वो इस वक्त? अस्सलाम वालेकुम सर, मनाहिल दूसरी डिवाइस से क्लास ज्वाइन कर रही है और उसका वो वहाँ पे माइक नहीं चल रहा है। तो उनको बोला करें वो इसी डिवाइस से ज्वाइन किया करें मेरी क्लास को, प्लीज आप मैसेज कन्वे कर दें। हालांकि आपका ये काम नहीं है, बट बहुत बहुत माजरत, विद ड्यू रिस्पेक्ट, आप उनसे बोल दें कि वो नेक्स्ट टाइम जब भी क्लास लें तो मेरी उस डिवाइस से लें जिससे उनका माइक वगैरह सब ऑन हो, क्योंकि उन्होंने असाइनमेंट नहीं किया हुआ है। और या आपका काम नहीं है मैसेज करना, बट मैं क्या करूं, मेरे पास और कोई सोर्स ही नहीं है, ठीक है। या तो मैं तो पेरेंट्स को फोन करके उनसे बात करूं, या फिर उनसे बात करने का कोई तरीका नहीं है, ना कोई मैसेज आ रहा है, ठीक है। थैंक यू सो मच। अब मनाइल मुझे सुन सकती हैं, लेकिन अब मेरे पास इतना टाइम नहीं कि मैं बार बार एक बात दोहराऊं, आप उन्हें मैसेज दे दीजिएगा। थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 7 में बच्चों, आप सब लोगों ने सबसे पहले एसेट्स की हेडिंग डाल दी, और एसेट्स में आपने यहां पर ढूंढा नॉन करंट एसेट, ऑफिस इक्विपमेंट सबसे पहले नजर आ रहा है, शुक्रिया, ऑफिस इक्विपमेंट लिखा, 60,000। बताइए क्या 60,000 रुपीज डायरेक्ट लिख दूं? 60,000 डायरेक्ट लिख दूं? हाँ, लिखते तो डायरेक्ट ही हैं, लेकिन इक्विपमेंट के 60,000 में से कोई चीज लेस वगैरह करनी होती है? नहीं लिखूं, ओके। तो क्या लेस करना होता है बेटा? नहीं बेटा, जहरा डेप्रिसिएशन एक्सपेंस नहीं मेरा बच्चा, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन एडजस्टमेंट में अगर गिवन हो। जी बिल्कुल, शुक्रिया तारिक आजम साहब, मैंने पढ़ा आपका कमेंट। तो एडजस्टमेंट की डेप्रिसिएशन है, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन एडजस्टमेंट में आया था, यस एग्जैक्टली। ऑफिस इक्विपमेंट पर 10% अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन था, पहले से क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो 60,000 का 10% बना 6,000। आइए चेक करते हैं स्क्रीन पर, हमने 60,000 में से 6,000 लेस करके 54,000 को एक्सट्रीम राइट साइड पे प्रेजेंट किया। याद रहे कि ये मेरी पेज की एक्सट्रीम राइट साइड है। आप आमने सामने बना रहे हैं तो आमने सामने बना लें टी फॉर्म की शक्ल में,
If you are not making in T form, you can you can make it in report form also, right? So अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन लेस करने के बाद आपके पास इक्विपमेंट की फाइनल वैल्यू 54,000 आ चुकी है. द नेक्स्ट इज फर्नीचर, राइट? फर्नीचर हमारे पास ओरिजिनल अमाउंट है 30,000 रुपीज एंड depreciation on furniture was 20%, which becomes 6,000 also. So हम 30,000 में से 6,000 रुपीज अगेन लेस करने जा रहे हैं. ऐसा ही है बच्चों? तो हमारे पास 30,000 माइनस 6,000 अमाउंट आई 24,000 रुपीज. सबको क्लियर है अल्हम्दुलिल्लाह? जी बिल्कुल. फॉर्मेटिंग पे डिपेंड करेगा फातिमा कि आप किस तरह से फॉर्मेटिंग कर रही हैं. ठीक है, आप देख सकती हैं मैंने इसको एक कॉलम पीछे लिखा हुआ है. ठीक है, और अगर आपको ये सब चीजें यहां लिखनी है तो डेफिनेटली आप इसके नीचे लाइन ड्रॉ करेंगी. सही है मेरा बेटा? आप सबको मेरी आवाज सही आ रही है ना? अल्हम्दुलिल्लाह सही है. अगर आप इन सारी वैल्यूज को यहां लिखना चाहते हैं, मेरी तरफ से किसी किस्म की कोई पाबंदी नहीं है. आप बस इसके नीचे एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए, जस्ट वन लाइन, और आप इन सबको यहां लिख सकते हैं. ठीक है, चलें. अब मुझे बताएं, टोटल नॉन करंट एसेट 78 हो गए. क्लियर? अब बारी आई क्या लिखने की, बताइए. अब क्या लिखेंगे बताइए? करंट एसेट लिखना शुरू करूं बच्चों? करंट एसेट्स में सबसे पहले क्या लिखते थे, याद दिलाओ? वो चीज जो ज्यादा टाइम लेगी कैश में कन्वर्ट होने में, क्योंकि हम जो बैलेंस शीट स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बना रहे हैं वो भी हम उसी अप्रोच के तहत बना रहे हैं. ठीक है, एक्सीलेंट तहा, एक्सीलेंट, खुश रहो बेटा. तो बच्चों फाइनली आप लोगों ने सबसे पहले मर्चेंडाइज इन्वेंट्री 40,000 रुपीज, और ये 40,000 ही हमारी एंडिंग है. इस पर भी एक सवाल आया था तो मैंने कहा अच्छा है शेयर हो जाए, क्योंकि ये मर्चेंडाइज एंड पर बताई गई है तो ये एंडिंग है. एडजस्टमेंट में आज जो बातें बताई गई हैं वो बिल्कुल वो हैं जिनका साल के दरमियान कोई तस्करा ही नहीं हुआ. ठीक है, तो ये मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एंडिंग है. हम इसको एज इट इज 40,000 को लिख देते हैं. आप चेक कर सकते हैं 40,000 लिखा नजर आ रहा है. इसके बाद अगर कोई सप्लाईज, अगर कोई प्रीपेड, अगर कोई सप्लाईज है तो डेफिनेटली हम उसे प्रेजेंट करेंगे. हमें कोई सप्लाईज क्वेश्चन में नजर नहीं आ रही. ठीक है, मैंने कहा ओके. अब मैं प्री पेमेंट्स को चेक करता हूं. मुझे प्री पेमेंट यहां नजर आ गई, हो सकता है यहां भी हो, लेकिन फिलहाल मैंने यहां देखा अनएक्सपायर्ड यानी प्रीपेड इंश्योरेंस 2,500, और यहां लिखा था इंश्योरेंस 1,500 हैड एक्सपायर्ड. तो क्या प्रीपेड अनएक्सपायर्ड अभी भी 2,500 है? अगर नहीं है तो फिर प्रीपेड अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस कितना है प्लीज. और अगर समझ नहीं आ रहा तो पूछें, अनम्यूट करके मैं बताने को तैयार हूं. प्रीपेड इंश्योरेंस 2,500 था ईयर एंड पर बिफोर मेकिंग एडजस्टमेंट. एक एडजस्टमेंट बनी जिसमें बताया गया कि इंश्योरेंस तो 1,500 एक्सपायर हो चुकी है. तो मैंने कहा अच्छा, जिसे मैं समझ रहा था अनएक्सपायर 2,500 वो तो 1,500 से एक्सपायर हो गया है. मींस द रिमेनिंग अमाउंट इज जस्ट ₹1,000. 1,000 rupees is the amount which is going to be provide benefit in near future operations, right? So prepaid insurance, unexpired insurance amount should be 1,000 rupees, right? The next one is account receivable, which is also called trade receivable. तो ट्रेड रिसीवेबल 55,000 रुपीज लिखा है. एज इट इज लिख दूं? हाँ, आज इस क्वेश्चन में तो एज इट इज लिख दूंगा. बताओ क्यों? जल्दी से लिख के भेजो, बोलो क्यों 55,000 एज इट इज क्यों लिख दूंगा? एक्सीलेंट, शाबाश. क्योंकि क्वेश्चन में आज बैड डेट्स नजर, अरमान यस सर नहीं बोलना था, लिख के भेजना था. क्यों लिख दूंगा डायरेक्ट? क्योंकि आज अलाउंस फॉर बैड डेट्स से रिलेटेड कोई बात नजर नहीं आ रही. वेरी गुड बच्चों, खुश रहिए, खुश रहिए. तो 55,000 एज इट इज प्लेस किया. चेक करें 55,000. एंड द लास्ट वन इज कैश एट बैंक, और फिर कैश भी होता अगर तो वो भी लिखता. तो फिलहाल कैश एट बैंक 25,000 रुपीज. सही है.
तो 20, अच्छा, और कैश एट बैंक 25,000 एज इट इज लिख दूं? अगर एज इट इज लिखा तो कभी भी स्टेटमेंट ऑफ अफेयर सही नहीं बनेगा, गलत हो जाएगा। सर क्यों? क्योंकि कैश एट बैंक 25,000 है, बिल्कुल है, लेकिन क्या होने से पहले? एडजस्टमेंट होने से पहले। और आज पॉइंट नंबर 3 को अगर गौर से पढ़ें सब बच्चे, तो एडजस्टमेंट में कहता है बैंक स्टेटमेंट से पता चला ईयर एंड पर दिसंबर 31 को कि बैंक ने 750 रुपीज हमारे अकाउंट से लेस कर दिए। तो मुझे 25,000 में से 750 को क्या करना चाहिए? लिख के भेजें। क्योंकि ज़कात डिडक्शन से मेरा बैंक बैलेंस क्या होता है? अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो मैं आपको समझा सकता हूं। आप इसकी एडजस्टमेंट बनाइए दिमाग में। इसकी एडजस्टमेंट बनेगी ज़कात चार्जेस डेबिट बैंक क्रेडिट। बैंक ने हमारे अकाउंट को कम किया है, डेबिट किया है, अपनी लायबिलिटी को कम किया है बैंक ने, ठीक है। तो इसकी वजह से हमारा बैंक बैलेंस कम हुआ। तो 25,000 बैलेंस हम समझ रहे थे, लेकिन 750 ज़कात की वजह से हमारा बैलेंस हो गया कम। और जो बैंक ने हमें 1200 प्रॉफिट दिया, उसने हमारे बैंक बैलेंस को बढ़ा दिया। तो आप ऐड कर रहे हैं यकीनन। फाइनली 25,000 माइनस 750 प्लस 1200 and the final answer is 25,450. Is it correct? 25450. ओके बच्चों, थैंक यू सो मच, खुश रहिए। तो आप सब देख सकते हैं 25450 अमाउंट लिख के नजर आ गई आप सबको? कोई एतराज, कोई कंफ्यूजन? अच्छा, अब शाज है ना क्लास में? उन्होंने एक सवाल किया था, उनके सवाल का जवाब भी देंगे इंशाल्लाह, ठीक है, और अपनी बात को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद क्या लिखना है? एसेट कंप्लीट हो गए, टोटल नॉन टोटल करंट एसेट। अगर आप इसको यहाँ लिखते तो भी लाइन लगा के आप टोटल करंट एसेट ऐसे लिखते, उसके नीचे एक लाइन लगती। अभी भी नीचे लाइन लगी हुई है, लेकिन ऊपर लाइन इसलिए नहीं है क्योंकि हमने इनका टोटल किया है। यहाँ लाइन आनी चाहिए उसूलन, लेकिन बहरहाल आप इन सबको यहाँ भी लिख सकते हैं, ये आप अच्छे से जानते हैं। मैं आपको इस वक्त स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बैलेंस शीट की फॉर्मेटिंग नहीं सिखा रहा, वो आप जानते हैं। अब आगे बढ़ता हूँ। दोनों एसेट्स को ऐड कर दिया, नॉन करंट एसेट और करंट एसेट। मेरे पास टोटल एसेट की अमाउंट आ गई 199,450। इसके बाद क्या लिखते हैं, क्या आप याद दिला सकते हैं? इसके बाद लिखते हैं इक्विटीज। इक्विटीज में सबसे पहले लिखूंगा क्या जी? इक्विटीज में सबसे पहले लिखूंगा ओनर इक्विटी, ठीक है। अच्छा, अब ओनर इक्विटी जो है, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाते हुए ओनर इक्विटी पहले नहीं लिखनी, क्योंकि अगर मैंने ऐसे काम किया जैसे यहां आपको काम करके दिखाया गया है, तो ये फिर स्टेटमेंट ऑफ अफेयर नहीं, इसको क्या कहेंगे? बोलिए, तो क्या कहेंगे? बोलिए, शाबाश, एक्सीलेंट अली मोहम्मद, शुक्रिया। शाज, आपके रिप्लाई का इंतजार कर रहा हूं, क्योंकि आपने मुझे क्वेश्चन, आप लोग क्वेश्चन पूछते हैं ना मुझसे, तो फिर मैं आपसे कहता हूं कि बेटा आप जाके देखें और जाके रिकॉर्डेड लेक्चर देखें, तो फिर मुझे तसल्ली हो जाती है। जी, तो आज हमने यहां जो बनाया हुआ है ये तो बैलेंस शीट है। जरा सवाल का रिक्वायर्ड पढ़ें। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर, इसका मतलब है हमें ऐसे काम नहीं करना। अच्छा, अब शास आपसे मुखातिब हूं, आप चाहें तो अनम्यूट कर लीजिएगा अगर आपका दिल चाहे, और अगर आप समझ जाएं तो फिर ओके है। आपने ना एक क्वेश्चन मैंने आप लोगों से क्लास में डिस्कस किया था, सॉल्व, और उसमें क्वेश्चन के रिक्वायर्ड में स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाने को कहा हुआ था, और उसने बिल्कुल ऐसे ही काम किया हुआ था। मैंने कहा था वो गलत है, उसने बैलेंस शीट बना दी है, और यहां पर भी हमने जानबूझ के आपको वैसे ही काम करके दिखाया, ताकि अगर आप ये गलती करें तो अब आप सीख जाएं। मुझे आज बैलेंस शीट नहीं बनानी, मुझे आज स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाना है। और स्टेटमेंट ऑफ अफेयर, एक सेकंड रुकिएगा बच्चों जरा प्लीज।
जी तो प्यारे बच्चों, अब अल्हम्दुलिल्लाह अगर ये चीज सबको क्लियर है तो आइए फिर करेक्शन करते हैं मिलकर। इक्विटीज में अब हम सबसे पहले क्या प्रेजेंट करेंगे, अंदाज देखिए। अब हमें सबसे पहले प्रेजेंट करना है इक्विटीज में, क्या प्रेजेंट करना है, आप बड़े समझदार लोग हैं। लायबिलिटीज प्रेजेंट करना है। लायबिलिटीज में हमें प्रेजेंट करना है क्या, करंट लायबिलिटीज। पहले तो लॉन्ग टर्म आता है सर भाई, इसलिए करंट लायबिलिटी, क्योंकि लॉन्ग टर्म लायबिलिटी आज क्वेश्चन में किसी को भी नजर, बताइए क्या कोई लॉन्ग टर्म लायबिलिटी है? नहीं है। ओके, तो फिर क्या करूं, चेक कीजिए। मैंने सिंपल क्या काम किया, मैंने लिखा करंट लायबिलिटी और इसके नीचे स्पेस दे देते हैं, एक ही लायबिलिटी है। ओके, ठीक है जनाब, 39,000 आ गया यहां पर। और अब क्या करना है, जनाब अली, अब हमें ये सब नहीं लिखना, ये सब नहीं लिखना। ओनर इक्विटी की हेडिंग डाल के डायरेक्ट हमने लिखना है कैपिटल एट एंड। सर तो ये निकालूंगा कैसे? बिल्कुल ऐसे सिंपल, ये देखो टोटल एसेट्स पता है आप सब लोगों को, कैलकुलेटर चला लिया सब बच्चों ने। 1,99,450 माइनस लाइबिलिटीज के अमाउंट 39,000। अब लाइबिलिटी सही लिखी हुई है मैंने, ये तो आप बताओ मुझे, क्या कोई एडजस्टमेंट में लाइबिलिटी आई थी? क्या एडजस्टमेंट में कोई लाइबिलिटी आई थी बच्चों? नहीं ना, एडजस्टमेंट में कोई लाइबिलिटी नहीं थी। तो इसका मतलब है बस एक ही लाइबिलिटी थी, ट्रेड पेबल 39,000, वो आप देख सकते हैं 39,000 लिखा हुआ है। और 199,450 में से मैंने इसे लेस किया, तो बस मेरे पास फाइनल अमाउंट आ गई 199,450। तो अब हमने कैपिटल एट एंड की अमाउंट को प्रॉपर चैनल के जरिए शो नहीं किया। अगर मैं इसे प्रॉपर चैनल से शो कर दूंगा तो फिर ये स्टेटमेंट ऑफ अफेयर नहीं, क्या कहलाएगा, बैलेंस शीट। क्या आपको अब अल्लाह के हुक्म से याद रहेगा? स्टेटमेंट ऑफ अफेयर तो आसान है ना या मुश्किल? स्टेटमेंट ऑफ अफेयर तो ज्यादा आसान है मेरे हिसाब से। और मजे की बात है, इस चैप्टर में ज्यादातर स्टेटमेंट ऑफ अफेयर ही बनाने को कहता है। चलें, अब अगर सबको क्लियर है तो मेरे पास तकरीबन 6 मिनट्स बाकी हैं इस क्लास के। सर मैं, जी बेटा प्लीज बोलें। मुझे एक चीज नहीं समझ आ रही। बेफिक्र होके बोलें। ये आपने यहाँ टोटल एसेट्स लिखवाया है 199,450, बिल्कुल सही। उसके बाद इक्विटीज के अंदर लायबिलिटीज एंड करंट लायबिलिटीज आ गया, जिससे हमारी 39,000 करंट या टोटल लायबिलिटीज हैं। तो सर ये ओनर इक्विटी फिर कैपिटल एट एंड होगा, लेकिन आपने ये 1640 क्यों लिखवाया है? ये इसलिए लिखवाया कि मैं आज अगर मैं इस प्रोसीजर को वहां से वो करूँ ना, देखें चलें आपके लिए मैं इसको वो करता हूँ दोबारा, यानी जैसा ये था। आप अगर हफ्सा गौर से देखो क्वेश्चन में, आओ क्वेश्चन भी दिखाता हूँ, अनम्यूट ही रखना अपने आप को। ये देखो कैपिटल की अमाउंट यहाँ तो नहीं थी, हमने कैपिटल इस क्वेश्चन का निकाला था। ये देखो मैंने निकाला था, शो करता हूँ, ये ऊपर है, ये देखो कैपिटल कितना निकाला था हमने एट एंड 173,500। सही है। अच्छा, अब ये कैपिटल निकाला था और कैपिटल एट स्टार्ट क्वेश्चन में है, चेक करो ये रहा जी, कितना, 1 लाख रुपीस, 1 लाख। अब मैं थोड़ा सा तेज चलता हूँ, हाँ, जहां आप साथ देती रहो मेरा। 1 लाख रुपीस मैंने लिखा और फिर मुझे बिजनेस करने से प्रॉफिट हुआ था 65,450, ये रहा, ये लिख दिया मैंने एज इट इज। उसके बाद मैंने कहा क्वेश्चन में ना इन्वेस्टमेंट थी, ये देखो इन्वेस्टमेंट की अमाउंट 2500 पर मंथ थी, तो 30,000 बन रही थी पूरे ईयर की। और नहीं सॉरी गलत बोल दिया मैंने, 25,000 इन्वेस्टमेंट थी और ड्राइंग 30,000 थी। एग्री? जी जी जी। तो ये सब एडलेस करके मेरे पास फाइनल अमाउंट क्या आई, 164। सही है। अच्छा, अब सुनना, बस फाइनल वर्ड्स हैं। ये अमाउंट और ये कैपिटल एट एंड
क्योंकि ये फर्क है। कैपिटल एट एंड निकाला जाता है विदाउट कंसीडरिंग एडजस्टमेंट। एग्री? जी जी जी। अच्छा, और ये कैपिटल एट एंड जो निकला, इसमें प्रॉफिट वगैरह सब हमने ऐड किया और प्रॉफिट एडजस्टमेंट सब। एक्सीलेंट। अच्छा, अब हम कह रहे हैं अगर हम यही सारा काम करें तो इसका मतलब है हमें सब चीजें पता हैं, तो फिर ये तो बैलेंस शीट कहलाएगी। बैलेंस शीट जी। तो हम ये सब नहीं करते और हम डायरेक्ट। कैपिटल, हाँ, अब कैसे निकालते हैं? तो इसके लिए हम सिंपल एसेट्स को टोटल एसेट लिखते हैं कैलकुलेटर में और उसमें जी। से माइनस कर देते हैं टोटल लायबिलिटीज, लायबिलिटीज। तो ठीक है हमें सर। वही जवाब पता चलता है। बस प्रेजेंटेशन का फर्क हो गया। और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, आई होप तुम समझ तो गई हो, लेकिन बस आखिरी बात कह रहा हूं कि बच्चों ये याद रखना कि अगर खुदा ना खास्ता आपने स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाते हुए एसेट्स में कोई मिस्टेक की तो आपका कैपिटल एट एंड गलत निकलेगा और आपको पता भी नहीं होगा वेरीफाई करने के लिए। बस ये समरी है। हफ्सा समझ आ गया? जी सर, थैंक यू। चलो, ओके, मोस्ट वेलकम। बच्चों अब हमारे पास टाइम 3 मिनट रह गए और मुझे आपको नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए प्रिपेयर करना है। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर अब सब बना सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह? बिल्कुल। टोटल इक्विटी 199,450 होगी। ये लीजिए तलाल साहब, सही है सर? चलें, शुक्रिया आपके बताने के लिए। चलें, अब आप लोग सुने क्वेश्चन नंबर 10। अब आपका असाइनमेंट बन रहा है और क्वेश्चन नंबर 10 दो दे दूं असाइनमेंट, अगर आप इजाजत दें तो 2 सवाल दे दूं आपको? बता ही नहीं रहा कोई। 2 दे दूं क्वेश्चन असाइनमेंट में, 10 और 6? हाँ, क्वेश्चन 10 और क्वेश्चन 6। क्वेश्चन 6 में आपको 2 बार स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस बनाना है। इसमें स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाना ही नहीं है। सही है? आसान सा सवाल है बहुत। पहले आप क्वेश्चन नंबर 6 करना चाहें 6 कर लें, ठीक है? लेकिन सबसे पहले बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 में बस एक बात बतानी है मुझे। बड़े खुदारा गौर से सुनिएगा, क्लास का वक्त तो खत्म होने वाला है, लेकिन मुझे पता है आप बहुत अच्छे बच्चे हैं, मेरी बात ध्यान से सुनेंगे। इस सवाल में जो नई चीज है वो है ईयर एंड पर अनएक्सपायर्ड रेंट का पता चलना। अगर आप गौर करें, फर्स्ट पॉइंट हम जानते हैं, सेकंड पॉइंट हम जानते हैं, डेप्रिसिएशन फर्नीचर पर 10% निकालना कोई प्रॉब्लम नहीं है, निकाल लेंगे। 1,50,000 का 10% 15,000। एक्रूड सैलरी एक्सपेंस मींस द अमाउंट विच इज पेबल एट आवर एंड। तो ये अमाउंट एक्सपेंस भी है और लायबिलिटी भी है। एक्सपेंस होने की वजह से ये हमारे प्रॉफिट को करेगी कम। तो जो अनएडजस्टेड प्रॉफिट आप निकालोगे उसमें से सैलरी एक्सपेंस को क्या करना? लेस। सही है? अब सुनो गौर से, बस ये फाइनल कुछ वर्ड्स हैं। जब आप कैपिटल एट एंड में ऐड करोगे ड्राइंग, लेस करोगे एडिशनल इन्वेस्टमेंट, कैपिटल एट स्टार्ट, आपको क्या पता चलेगा? लिख के भेजना प्लीज, लिख के भेजो प्लीज। क्या पता चलेगा? हरी अप। क्या पता चलेगा आपको जो मैंने कहे जुमले, ये सब लिखने से? आवाज सही नहीं आ रही। अच्छा, मैं फिर कहता हूं, कैपिटल एट एंड में ऐड ड्राइंग करेंगे, लेस करेंगे एडिशनल इन्वेस्टमेंट और कैपिटल एट स्टार्ट, तो क्या पता चलेगा? अनएडजस्टेड प्रॉफिट और लॉस। एक्सीलेंट। उसके बाद सिर्फ लेस होगा डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। प्लीज सुन लें खुदारा, और अगर आवाज नहीं आए तो फिर दोबारा सुनिएगा, मुझे बताइएगा। उसमें से लेस होगा डेप्रिसिएशन एक्सपेंस और सैलरी एक्सपेंस, एक कॉलम पीछे लिख के, जैसे मैंने आपको यहां लिखना सिखाया था, याद करें। सही है? ऐसे आप एक कॉलम पीछे लिखेंगे। क्या क्या लिखेंगे जरा प्लीज देख लें, क्या क्या लिखेंगे? फातिमा जरा बोलना प्लीज अनम्यूट करके, क्या क्या लिखोगी? सर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस और सैलरी एक्सपेंस। बिल्कुल सही, दोनों के अमाउंट लिख देंगे, दोनों को प्लस करके अमाउंट बराबर वाले कॉलम में लिख देंगे, दोनों को प्लस करके अमाउंट बराबर वाले कॉलम में लिखेंगे। मैं किस चीज को अभी तक नहीं पढ़ रहा हूं, क्या आप लोग बता सकते हैं? सब लोग, मैं किस चीज को नहीं पढ़ रहा हूं अभी तक? मैं नहीं पढ़ रहा अनएक्सपायर्ड रेंट को। सही है? तो क्योंकि ये रेंट एक्सपेंस नहीं है, ये तो अनएक्सपायर्ड रेंट है। अनएक्सपायर्ड रेंट वो अमाउंट होती है जो अभी हमारा खर्चा, अली मोहम्मद अनम्यूट करो जल्दी से, अली मोहम्मद अनम्यूट करो, जो हमारा खर्चा नहीं बनी। तो जब ये खर्चा नहीं है तो इसका मतलब है ये हमारे प्रॉफिट को कम नहीं करेगी, तो इसको खर्चे के तौर पे नहीं लिखना। तो अब इसे किस तौर पे लिखना? हाँ सुनो, एसेट में तो लिखेंगे, लेकिन हर एडजस्टमेंट के कितने इफेक्ट होते हैं? 2। तो अब ये हमारे प्रॉफिट को क्या इफेक्ट करेगी?
मुझे पता है, मैं बहुत तेजी से कहने जा रहा हूँ, क्लास का वक्त खत्म हो गया, नेक्स्ट टीचर आने वाले हैं, बस मेरा जुमला सुन लो, कल मैं ये दोबारा समझाऊंगा। अली मोहम्मद आपको भी सबको समझाऊंगा दोबारा। थैंक यू अली मोहम्मद, आपने पार्टिसिपेट किया। हम इस प्रीपेड अमाउंट को जब दोनों चीजें लिख लेंगे, अब जरा फॉर्मेट देखना, जब हम ये दोनों लिख लेंगे, इसका सम लिखेंगे, उसके बाद फौरन नीचे जैसे यहाँ ऐड लिखा है ना, ऐड लिखकर प्रीपेड रेंट लिखेंगे। फिर कह रहा हूं आप काम कर लीजिएगा, अब समझाना मेरी जिम्मेदारी है। क्या करेंगे, दो खर्चे क्या क्या लिखे थे, फातिमा ने बोला था डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, सैलरी एक्सपेंस, दोनों को लिखकर प्लस करना, जो जवाब आए यहां लिखना ब्रैकेट में, उसके नेक्स्ट लाइन में लिखना ऐड, और क्या लिखना, प्रीपेड रेंट 5000। अब यकीनन आप सोच रहे हैं सर ये ऐड क्यों रहा है, इस पे हम कल इंशाल्लाह डिटेल में बात करेंगे, लेकिन बस मैंने एक हिंट दे दिया, इसलिए ऐड हो रहा है क्योंकि ये हमारा खर्चा नहीं है और हम साल के दौरान इसे खर्चा समझ चुके होंगे। तो अगर ये एक्सपेंस नहीं है तो एक्सपेंस समझने की वजह से इसने हमारे प्रॉफिट को कर दिया होगा कम, तो हम प्रॉफिट को वापस बढ़ाएंगे। हालांकि प्रीपेड हमारा एसेट है, उसका प्रॉफिट से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन क्योंकि हर एडजस्टमेंट के इफेक्ट होते हैं दो, तो प्रीपेड रेंट होने की हम इसे डेफिनेटली प्रेजेंट करेंगे अपने करंट एसेट्स में, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर में, लेकिन आज हमें इसको स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में भी लिखना है। और कैसे लिखना है कि ये हमारे एक्सपेंस को कर रहा है कम। अब एक्सपेंस तो लिखे हुए ही नहीं है हमारे पास, तो कम कैसे करूं, तो मैंने अपने प्रॉफिट को इतने रुपए से बढ़ा दिया। अल्लाह करे आपने मेरे की पॉइंट्स को सुना हो, समझाओ, तो आपको बात समझ आ गई होगी। नहीं आई हो तो कल मैं यहीं से कंटिन्यू करूंगा, प्रीपेड समझाऊंगा, लेकिन आपके एंड पे काम क्या है, आपने प्रीपेड ऐड करके प्रॉफिट और लॉस मालूम कर लेना है, फाइनल एडजस्टेड नेट प्रॉफिट, फिर आपने बनाना है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर। तो क्वेश्चन 10 पहले अटेम्प्ट करें घर पर, नहीं बने कोई मसला नहीं है, लेकिन आप करें जरूर, और उसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 6 में 2 बार स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस बनाएंगे। आप अपना ख्याल रखिएगा, बहुत बहुत शुक्रिया सुनने के लिए। हैव अ नाइस डे। इंशाल्लाह आप लोगों से कल मुलाकात होती है। फी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज। और जो भी अपडेट होगी जूम वगैरह से मुतालिक वो मैं आपको बता दूंगा। शुक्रिया, खुश रहिए। फी अमानिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।